हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ रहे हैं यूपी पेट के लिए पॉलिटी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, और साथ ही साथ भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं, है ना, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारी जो अलग अलग जो हमारे रूल्स हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है रितुल प्रताप सिंह। मैंने क्लियर किए हैं ये सारे एग्जाम्स एंड आई हैव गेन्ड 98 परसेंटाइल इन यूपी पेट एग्जामिनेशन, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की मांग की जाती है सबसे पहले 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा की जाती है 1934 ईस्वी में। देखिए, तो आपको मैंने कल वाले सेशन में संविधान की जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन कौन से एक्ट हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किए, है ना। और उसके बाद फिर जब भारत में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने से पहले से ही ये पूरी की पूरी जो एक ड्राफ्ट था वो तैयार होना चालू हो गया था, है ना। और अलग अलग जो कमेटीज़ हैं आपको भी देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कमेटीज़, अलग अलग प्लान के अंतर्गत क्या हुआ कि भारत में किस तरीके से भारत आगे, क्योंकि अंग्रेज ऐसे सडनली छोड़ के चले जाते तो क्या होता, है ना, कई सारी उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, है ना, अव्यवस्था उत्पन्न होती। तो उन सबको मैनेज करने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भैया, हम आपको आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन उसके पहले आप अपना कुछ तो कर लीजिए, अपने रूल्स और रेगुलेशंस तो बना लीजिए जिसपे आप वर्क करोगे, है ना। तो उसी के लिए 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा कि भैया हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, है ना, हमारा खुद का एक संविधान होना चाहिए। किसने बोला? एम.एन. रॉय ने, है ना। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको क्या किया, पहली बार भारत के संविधान के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इंपॉर्टेंट ये है, इसमें ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो भारत के संविधान का जो निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत में, और उसके द्वारा लाया गया था। हालांकि इस क्रिप्स मिशन ने जो अपनी बातें रखी, उसमें उसको भारतीयों ने क्या किया, मना कर दिया। और उसके बाद 1946 में फिर से एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और इसमें 3 लोग थे, है ना। तो 3 लोग में मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कौन कौन था। लॉरेंस थे, है ना, लॉरेंस तो याद रहेगा ना, आजकल काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ना। तो लॉरेंस थे, उसके बाद ये क्रिप्स भाई साहब भी इसमें आ गए थे कैबिनेट मिशन प्लान में। और तीसरा कौन था? कोई एक अलेक्जेंडर करके था, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं रिकॉल हो पा रहा है, मैं आपको इसी पीडीएफ में लिख के दे दूंगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है भी नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था। तो इसके अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो भारतीय संविधान का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर वो गठन किया गया। और जो निर्वाचन हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ। अप्रत्यक्ष क्या होता है? देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको आप कई जगह पे आप देखते होंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की जाती है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसमें आप डायरेक्टली वोट करते हो। जैसे आप गाँव में देखिए क्या होता है, गाँव के प्रधान की वोटिंग होती है ना, डायरेक्टली आप क्या करते हो कि फलाने को हम है ना, फलाने क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं और इनको प्रधान बना रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जैसे विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ, है ना, आपके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, तो आप क्या करते हो, आप बीडीसी चुन के भेजते हो और बीडीसी क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो इसी तरीके से भारतीय संविधान सभा भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। और उससे क्या होता है कि 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया था कि भैया 10 लाख पॉपुलेशन पे एक आदमी जाएगा, इस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा में बात की जाए तो 389 सदस्य थे, और जिनमें से 296 जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं से थे और 93 देशी रियासत से थे। तो प्रांतीय विधानसभा का मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया था, है ना, जो ब्रिटिश इंडिया था वहां से थे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जिसपे उस पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। और हालांकि ये देशी रियासत ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के बाहर थे, ऐसे नहीं है। देशी रियासत भी ब्रिटिशर्स के अंडर में ही थी, बट ये इनका क्या था कि इनका एक राजा हुआ करता था। छोटे छोटे रियासतें भारत में थी कई सारी ना, पता ही आपको। तो 93 देशी रियासत से आए थे और 296 प्रांतीय विधानसभा से आए थे, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके आयोग ने पूछा है डायरेक्टली।
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, है ना। तो अब देखिए 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई तो उसका तो कोई अध्यक्ष था नहीं, लेकिन बैठक में क्या होता है, बैठक में एक अध्यक्ष होना जरूरी होता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। पहले अध्यक्ष की बात की जाएगी, प्रथम अध्यक्ष कौन था या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वहीं फिर 11 दिसंबर 1946 के दिन दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये दूसरी बैठक में, मतलब उसके 2 दिन के बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। तो उस दिन क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और ये फिर तब तक बने रहे जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो गया, तब तक यही अध्यक्ष थे। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, मतलब तीसरे ही दिन। तीसरी बैठक में पंडित नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संविधान की आधारशिला रखी उद्देश्य प्रस्ताव ला करके। अब उद्देश्य प्रस्ताव यही जो है ये प्रस्तावना, हाँ आगे लिखा भी तो है मैंने, प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान के अंदर, संविधान सभा के अंदर, वो वही बाद में चल करके आपका प्रस्तावना बन जाता है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 11 दिसंबर और 13 दिसंबर वाली तीनों पॉइंट्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब कुछ ऐसे मौखिक बातें हैं जिनको आपको सबको पता होना चाहिए और डायरेक्टली ये कुछ क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। एक तो बनता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान के निर्माण के लिए, मतलब 11 अधिवेशन बुलाए गए थे संविधान के निर्माण के लिए, संविधान सभा के। और संविधान निर्माण में जो टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना, क्लास 9th में सबने पढ़ा होगा, है ना, काफी बहुत ऐसा कि सब जानते हैं इसके बारे में यार, ठीक है। अब जो नहीं जानता वो क्या ही बताया जाए उसके लिए। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कितनी महिलाएं थी, कुल 15 महिलाएं थी। अब महिलाओं की बात करें, कुछ में 15 के 15 आपको नहीं याद रखना, कुछ का याद रखना। जैसे सबसे पहले सरोजिनी नायडू को याद रखना है। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित को याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, है ना। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, और कौन था संविधान सभा के अंदर, तो एक आपको याद रखना है राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि ये मिनिस्टर भी बनी है बाद में, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। देखिए दोनों में डिफरेंस है। लागू हुआ, ये कब लागू हुआ, लागू तो होता है ये 26 जनवरी, सबको पता है। किस लिए, अच्छा आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को जब बन के तैयार हो गया था तो क्या जरूरत थी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1930 में हुआ क्या था, 26 जनवरी 1930 एक इंपॉर्टेंट घटना थी भारत के लिए, है ना। इसी दिन पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसको किस दिवस के रूप में मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको मनाया गया था और यही कारण था 26 जनवरी 1930 को। तो ये कहा गया कि भैया 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया है, कुछ पार्ट इसके लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी सदन, है ना, ये कुछ प्रभाव जो है लागू कर दिए गए थे। और बाकी कुछ प्रावधान ऐसे थे जो लागू कर दिए गए थे, कुछ प्रावधान नहीं लागू किए गए थे, उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस हुआ कि मनाया गया था पूरे के पूरे भारत में। इस वजह से क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया हमारा संविधान। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे BN राव, याद रखिएगा इसको। अब चलते हैं संविधान सभा की समितियां। अब देखिए संविधान सभा बन के तैयार हो गई, संविधान सभा ऐसा तो है नहीं अब बन के तैयार हो गई तो उसमें कुछ काम दिया गया, तो अब वो काम सबको अलग अलग काम सबको बांट दिया गया। जैसे क्या देखिए, अब कोई फंक्शन होता है तो उसमें ये होता है ना भैया कि हाँ आप खाने का सिस्टम देखोगे, आप डेकोरेशन का सिस्टम देखोगे, आप जो है मैनेजमेंट देखोगे, तो ऐसे ऐसे करके क्या किया गया,
जो संविधान सभा थी उसमें भी सबको अलग अलग काम बांट दिया गया। तो इस तरह से कुल 8 बड़ी समितियां बनती हैं और उसके अंडर में कई सारी छोटी समितियां बनती हैं, 15 छोटी समितियां बनती हैं। छोटी समितियों में केवल एक समिति इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता दूंगा, इसी में है एक। और बाकी जो आपकी जो बड़ी समितियां बनती हैं वो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना। छोटी समितियों से क्वेश्चन आते नहीं है, तो बस इन्हीं इसको याद रख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आप कहेंगे सर प्रारूप समिति होता क्या है? देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। तो प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, किसी चीज का ड्राफ्ट तैयार करना, है ना, कि वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से जो है कोई चीज पूरे के पूरा कोई, जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके ऐसे बताता हूं कि जब आप घर बनवाते हैं, ठीक है, नया घर बनता है, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए पहले एक मैप लेकर के आते हैं, है ना। आप क्या करते हैं? आर्किटेक्चर है आपको एक मैप डिजाइन करके देता है, जिसमें सब कुछ क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पे दीवार होगी, यहाँ पे ये पिलर होगा, यहाँ से इतने बाई इतने का जो है रूम होगा, यहाँ पे आपका लॉन होगा, यहाँ पे आपका लिविंग रूम होगा। तो वहां से उस वही कि वो क्या है, बेसिकली आपने बेस बना के दिया, आपका वही तो मेन बेस है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसी पे फिर आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन चालू होता है और फिर वो बनता चला जाता है। तो प्रारूप का मतलब यही होता है एक तरीके से किसी चीज का ड्राफ्ट तैयार करना, कि वो पूरी की पूरी चीज कैसे वर्क करेगी, है ना। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरी समिति इंपॉर्टेंट है संघ शक्ति समिति। अब कहेंगे आप सर संघ शक्ति समिति का क्या मतलब हुआ? तो संघ शक्ति को जब अगर इंग्लिश में देखिए तो इसको बोलते हैं यूनियन पावर। क्या बोलते हैं? यूनियन पावर कमेटी। तो जो संघ की शक्तियां हैं, है ना, वो कौन कौन सी शक्तियां उसमें सम्मिलित की गई, किस तरीके से वो वर्क करेगी, कहां से वो शक्तियां ली जाएंगी, तो वो सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। उसके बाद संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान क्या है? संघीय संविधान मतलब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल, ये स्टेट की बात हो रही है, है ना। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके भी हेड कौन थे? सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार सबको पता है, आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ माइनॉरिटी। तो इसका काम किसको मिला था? सरदार पटेल को मिला था, है ना। और प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति क्या होता है? तो अच्छा मौलिक अधिकार में, ठीक है, अभी वो बाद में कभी उसमें बता दूंगा मैं आगे चल के, ठीक है। हाँ, प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति क्या होता है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होगा, है ना, जो भी प्रोसीजर होगा उसका जो रूल बना, एक रूल बनता है ना, तो उसका जो हेड कौन था? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, है ना, राज्यों के लिए समिति, उसमें उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संचालन समिति के हेड थे। संचालन समिति को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्टीयरिंग कमेटी। STEERING होता है सर, हाँ यही होता है, ठीक है। इसके बाद एक, ये तो आपकी 8 समितियां हो गई जो मुख्य समितियां थी, 8 इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताया ना 8 जो बड़ी समितियां बनाई गई थी। अब इसके अंडर एक छोटी समिति थी, इसका नाम था झंडा समिति, जो अधिकतर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कौन हेड कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समिति नहीं यार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे झंडा समिति को। और झंडा समिति क्या है? एक, इसको हिंदी में क्या बोले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लैग कमेटी। और झंडा समिति क्या है? एक छोटी समिति में आती गई है, और बाकी ये सब के सब जो ऊपर वाली हैं ये सब बड़ी समितियां थी, ठीक है। अब एक प्रारूप समिति, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ना, प्रारूप समिति पूरा का पूरा ड्राफ्ट कैसे काम करेगा उस पर बेस्ड था। तो इस प्रारूप समिति के बारे में आप पढ़ लीजिए, कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रारूप समिति से देखने को मिलते हैं। तो गठन हुआ था इसका 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ सदस्य हैं उनका नाम देख लीजिए। एन गोपालास्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदावल्ला और BL मित्र और DP खेतान, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। BL मित्र क्या हुआ था?
बीएल मित्र को रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। किस लिए रिप्लेस किया था एन माधव राव ने? क्योंकि बीएल मित्र क्या हुआ, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्योंकि ये अस्वस्थ हो जाते हैं, है ना, अस्वस्थ हो जाते हैं, इस वजह से इनको रिप्लेस कौन कर देता है? एन माधव राव कर देते हैं, ठीक है। और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, इस वजह से इनको कौन रिप्लेस करता है? टी कृष्णामाचारी, है ना, ये रिप्लेस करते हैं। और प्रारूप समिति ने क्या किया? जितनी भी समिति के प्रस्ताव थे उस पर विचार किया और प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के सामने पेश किया जाता है, और उस पर डिस्कशन करने के बाद संविधान सभा उसको अप्रूव करती है और फिर देश भर में लागू किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट और आपके पॉइंट्स हैं, संविधान सभा के कुछ और कार्य हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका सत्यापन करता है कौन? संविधान सभा, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका और बन गया कि राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ? 1949 में शामिल हुआ, ठीक है। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, है ना। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ थे, कॉमनवेल्थ गेम कहां पे हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे हुए थे जी? तो कॉमनवेल्थ गेम कहां पे हुए थे? वो हुए थे बर्मिंघम के अंदर। इसके अलावा अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, आपका अपना प्यारा तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया संविधान सभा ने ही। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को क्यों अपनाया गया? क्योंकि भैया इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन, अंतिम बैठक के दिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा इसको। ये दो क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 1947 में, 22 जुलाई 1947 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं? तो कंफ्यूजन ये हो जाती है क्योंकि भारत गणतंत्र बनता है 26 जनवरी को, तो लोग क्या करते हैं 26 जनवरी को टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न होती है और उसी दिन सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अब बात करें मूलतः भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है तो सबको पता होगा। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियां थी। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये बताइए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अभी तो बढ़ चुके हैं, है ना, कई सारे अमेंडमेंट किए गए, इस वजह से अभी अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई है। तो आपको पहली बात कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा कि वो प्रेजेंट टाइम का भी दे दे, 395 भी दे दे, ऐसा नहीं करेगा। प्रेजेंट टाइम में शायद 400 प्लस हो गए हैं, तो 395 अनुच्छेद वो देगा अगर, तो वो दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, और वो देगा तो फिर इसको नहीं देगा। या तो फिर आपके लैंग्वेज में होगा कि कितने अनुच्छेद हैं, या फिर उसमें लिखा रहेगा मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो ध्यान रखिएगा, मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एकदम भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस वजह से ये हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पावर इनफाइनाइट। ठीक है, वेरी वेरी इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक बात समझाई थी कि भारत शासन अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उससे आप देखेंगे भारत के संविधान के अंदर 200 से ज्यादा अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं। तो उसमें जो अब देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए संघीय तंत्र, आपका संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत की न्यायपालिका है वो कहां से ली गई है, उसका जो सोर्स क्या है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग जो आप देखते हो, पीएससी, यूपीएससी, पीएससी मतलब यूपीपीएससी, और प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपातकालीन उपबंध ये कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अभी आपातकाल के बारे में मैं एक जगह और बात करने वाला हूं आपसे, तो वहां पे आप कंफ्यूज होंगे, वहां पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। अब आता है दूसरा, ब्रिटेन का संविधान।
मैं चेंज कर लूँ क्या इसका कलर है? चलिए अभी कर लेता हूं। चलिए, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन। एक मिनट। मिनिमाइज करने दीजिए थोड़ा सा। चलिए, ये कुछ तो हुआ है अभी ग्लिच। ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक तो आपका संसदीय शासन लिया गया है। संसदीय शासन क्या, अभी प्रेजेंट टाइम में संसदीय शासन से अब हिंदी मीडियम वाले सबको समझ में आ रहा होगा ना क्या मतलब है, बताने की कोई जरूरत है नहीं खास। इसके बाद विधि का शासन, मतलब जो लॉ का शासन होगा, है ना, विधि मतलब लॉ होता है, लॉ लॉ कानून, ठीक है। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, जो भी आपका लीगल सिस्टम है, जो भी लीगल सिस्टम नहीं सॉरी लीगल प्रोसीजर, ठीक है, विधायी प्रक्रिया वो। इसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता इसी यहीं से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ओके, ये हुआ क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे रुकिएगा, मैं इसको ठीक करता हूं तब तक। ये टेक्निकल ग्लिच। चलिए ऐसे ही देख लीजिए। एकल नागरिकता वो कहां से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, और सबसे बड़ी बात है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद कहां से लिया गया है? द्विसदनवाद मतलब जैसे अभी क्या है, भारत में एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, तो उसी का मतलब है द्विसदनवाद। किसी भी कंट्री में जब दो सदन होते हैं, और इसमें प्रांतों में देखिए आप, यूपी में जैसे एक क्या है, एक विधानसभा एक विधान परिषद है, तो उसको द्विसदनवाद या इंग्लिश में बाइकैमलरिज्म कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा चलते हैं आगे अमेरिका के संविधान के ऊपर। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार लिए हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए जो ब्रिटेन में न्यायपालिका है ना, उस न्यायपालिका से अगर आप अपने यहाँ की न्यायपालिका को कंपैरिजन करेंगे तो वो अलग है, ठीक है। ब्रिटेन में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ की न्यायपालिका है, कहाँ की? अमेरिका की, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ लॉ, वहां से लॉ पास हो जाना बहुत बड़ी बात होती है ना। कोई लॉ पास हो जाए तो समझ लीजिए उस पर आप गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती वहां की। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो कहां से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत मतलब देखिए आजकल के आप देखते होंगे रिपील किया गया है, किसी चीज को रिपील किया जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया आपने, चलो एक आ गया, कोई जजमेंट आ गया तो लोगों ने क्या किया कि फिर से एक वहां पे जाकर के याचिका, पुनर्विचार याचिका जिसको बोलते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये भी वहीं से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पद से हटाया जाना, यह कहां से लिया गया है? यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो कहां से ली गई है? राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा आयरलैंड का संविधान, उस पर चलते हैं। आयरलैंड के संविधान में आप देखेंगे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य के, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से, है ना। और इसके अलावा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, वो भी कहां से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस तरीके से किया जाएगा, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना।
इसके अब चलिए कनाडा के संविधान से देखते हैं, वहां से हमने क्या क्या लिया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र सशक्त होगा। केंद्र, देखिए अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ सर, तो देखिए अब आप देखते होंगे कि जो राज्य है भारत के अंदर, वो उसके ऊपर केंद्र की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी थोड़ा चलती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करेगा किसी चीज में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको कई तरीके की चीजों पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर भी दे सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक, जैसे अभी क्या है कि मान लीजिए आप किसी एक कंट्री, किसी एक स्टेट का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बिहार, ठीक है। बिहार में अभी अब देख रहे हैं किस तरीके से पॉलिटिकल उठापटक हुई है ना। अब इसी में अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि वहां पे इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है कि ये थोड़ा सा मतलब बाई लॉ तो ठीक नहीं है, बट ये होता है कि क्या कर सकते हैं वो लोग, वो क्या कर सकते हैं कि आप कुछ एमएलएज दूसरी पार्टी से तोड़ दिए और फिर ले जाकर के उसमें इमरजेंसी लगा दिया। तो इस तरीके से आपको जम्मू कश्मीर में देख, जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी उस समय पे आपको दिखा भी होगा। तो सशक्त केंद्र है भारत के अंदर, केंद्र काफी सशक्त है। तो इसकी जो संघीय व्यवस्था है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, वो कनाडा का संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जितनी भी आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी, वो कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र जो है वो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, ये भी कहां से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना। कभी कभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई है। तो वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा अब देखिए जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब जब इमरजेंसी लगेगी तो आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अभी मैंने यहां पे आपको बताया था कि आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकार आपके कैंसिल हो जाएंगे, वो रद्द हो जाएंगे। वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ठीक है। कुछ और भी हैं, चलिए उनको देख लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है ठीक है, आई डोंट नो ये हुआ क्या है अभी। ठीक है, अभी जाके करेक्ट हो, ठीक हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाया इसमें, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे इसका, है ना। चलिए अब आप बढ़ेंगे हम अपने अगले पेज पे। तो अब आगे देखिए, संविधान सभा का, संविधान संघ, सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है, सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य। चलिए क्या क्या लिए हमने, मूल कर्तव्य, और प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है। न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रस्तावना में आपने पढ़ा होगा अगर प्रस्तावना, तो न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं ना। कौन कौन से न्याय बताए गए हैं 3 प्रकार के, बताएंगे आप कौन कौन से न्याय हैं 3 प्रकार के। तुरंत मैं थोड़ा सा 5 सेकंड का आपको पॉज कर रहा हूं, 5 सेकंड में आप लिख दीजिए, लिखिए तुरंत लिखिए कौन कौन से न्याय। हो गया, चलिए। तो 3 न्याय बताए गए हैं हमारे संविधान प्रस्तावना के अंदर। एक तो सामाजिक न्याय, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशल। और एक आर्थिक न्याय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक। और लास्ट है कौन, कैसा न्याय, राजनीतिक, है ना। 3 तरह के न्याय हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये लिया कहां से था हमने, इसको लिया था हमने अमेंडमेंट के द्वारा, इसको मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के अंदर इसको जोड़ा गया था। तो जो सोवियत संघ था, आज का रशिया, और पहले का यूएसएसआर, वहां से हमने लिया था
सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के अंदर न्याय। फ्रांस के संविधान से हमने लिया प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। ठीक है, फ्रांस के संविधान के अंदर, फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को कॉपी किया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान का संशोधन आर्टिकल नंबर बताइए कौन से आर्टिकल से होता है, तो 368 आर्टिकल नंबर 368 से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन किस तरीके से होगा वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जापान का जो संविधान है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित, सॉरी जापान का संविधान कहां से नहीं लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान का संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से। ठीक है, तो ये आपके हो गए भारतीय संविधान के स्रोत। एक बार फिर से मैं अगर आपको रिपीट करूं तो भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक ब्यूरो। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से बात की जाए तो संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, इसी को क्या बोलते हैं, बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, आपके फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब मैंने बताया था ना अभी, रिपील किया जाता है कोई चीज, है ना। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा, और राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है उसकी प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीनों चीजें कहां से ली गई हैं, आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये सारी की सारी चीजें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, इंपॉर्टेंट है ये। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के समय जो मूल अधिकार आपके हैं वो स्थगित हो जाएंगे, उनका स्थगन हो जाएगा, वो आपके मूल अधिकार नहीं रहेंगे, वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। लेकिन आपातकालीन उपबंध हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ये तो मैंने भी आपको बताया। सोवियत संघ का संविधान मूल से लिया गया है, हमने लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के अंदर न्याय होते हैं 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रांस के संविधान से हमने प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श है उसको हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है वहां से हमने संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन वहां से लिया है हमने। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान के संविधान से ली गई है। तो यही रहा आज का हमारा सेशन। आई होप आप काफी अच्छा कर रहे होंगे, क्लासेस आपकी चल रही होंगी अच्छी, है ना। बीच में यार थोड़ा गैप हुआ था, थोड़ी तबीयत खराब हुई थी इस वजह से, बट अब रेगुलर रहेगा सब कुछ। कल से आज आपका ये दूसरा लेक्चर है, मे बी अभी 7 या 8 दिन और लगेंगे पॉलिटी के अंदर, फिर पॉलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, 5 नंबर आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो क्वेश्चन देखिए, मैं आपको 400 500 करके, मतलब 500 क्वेश्चन का जैसे हिस्ट्री में करा दिया, 500 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में करा दिए, 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी में करा दिए, ये मैं इस पे काम कर रहा हूं। ठीक है। तो एग्जाम के पहले, जैसे एग्जाम के 10 दिन पहले से मैं शुरुआत करूंगा कि एक दिन पॉलिटी के क्वेश्चन, एक दिन हिस्ट्री के क्वेश्चन, एक दिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इस तरीके से करवाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्वेश्चन कैसे मैं उसमें आपको तरीके भी बताऊंगा कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है, तो उसमें कैसे एलिमिनेशन मेथड लगा करके क्वेश्चन सही किया जाता है। ठीक है। मैंने कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए, उसमें किस तरीके से मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं, तो वो सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप क्या करिए, बकायदा ऐसे नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए एक बार, और जब भी मैं वो बता रहा हूं, जब वो सीरीज 500 क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, एक दिन पहले, जैसे कल पॉलिटी का क्लास है, तो मैं आपको ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप है ना अपना, कौन सा ग्रुप है पूछेंगे, कौन सा ग्रुप है, तो टेलीग्राम का ये है अपना चैनल, तो आप यहीं इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अंदर नीचे मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको वहीं पे मैं आपको बताता रहूंगा कि कल भैया पॉलिटी की क्लास है, तो आप सभी बच्चा लोग क्या करेंगे, पॉलिटी का अपना पूरा का पूरा ये नोट्स रिवाइज करेंगे और आने देने पहुंच जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा उससे, है ना। तो चलिए ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, और ये अपना क्या है वही जहाँ पे जो देख देख के बर्बाद हो रहे हो,
रील्स है ना, टेलीग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम। तो study.with.rankers इसको कर लीजिए फॉलो। और चलिए ठीक है, बंद करते हैं यहीं पे। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए यार तो डासू सर की तरह नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठोक दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बी रेगुलर, पढ़ाई करते रहिए किसी भी तरीके से, ये वाला गोल अचीव करना है ना। चलिए ठीक है, यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।